हेलो एवरीवन, कक्षा 10वीं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का यह वीडियो रियल नंबर अर्थात वास्तविक संख्या का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये दूसरा पार्ट है, जिसमें हम आप सभी को बताने वाले हैं ऐसे मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आप भी मैट्रिक एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप इस बार मैट्रिक का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सलूशन देख लेते हैं। दोस्तों, आज का पहला सवाल क्वेश्चन 17 में दिया गया है कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। जैसा कि पिछले वाले पार्ट में हम आप सभी को बता दिए थे कि वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं और क्यू का जो मान है वो 0 के मान के बराबर होता है, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम लोग कहें तो वैसी संख्या जो रूट में हो और उसका वर्गमूल ना होता हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो चलिए पहला ऑप्शन से चलते हैं। यहाँ पे हमको ऐसा ऑप्शनों का चयन करना होगा जो अपरिमेय संख्या होगा। तो पहला ऑप्शन में दिया गया है √64 बटा √36। ऑप्शन बी में दिया गया है √81। ऑप्शन सी में दिया गया है 2.5 और ऑप्शन डी में दिया गया है √49 बटा √9। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन का जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिख सकते हैं। उसके बाद में अगला सवाल हमारा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, यानी वैसी संख्या जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पे क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो पहला ऑप्शन में पाई दिया गया है और याद रखिएगा पाई अपरिमेय संख्या होता है, पाई बटा 2 भी अपरिमेय संख्या होता है, पाई बटा 3 या पाई बटा 4 भी क्या होता है, तो अपरिमेय संख्या होता है। पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। √7 को देखिए, √7 का कोई भी वर्गमूल ना होने के कारण यह अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो √16 दिया गया है, 16 का वर्गमूल 4 होता है और √25 दिया गया है, इसका वर्गमूल 5 होता है। अगर आप 4 बटा 5 को देखेंगे तो इसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख भी दिए हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, इसीलिए हमारा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 से बोला जा रहा है निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। ये चारों ऑप्शनों में आप सभी को बताना होगा कि वह कौन ऐसा ऑप्शन है जो परिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन को देख लीजिए, यहाँ पे 2 परिमेय संख्या है, √3 अपरिमेय संख्या है और इसका अंतर दिया गया है। तो पहले वाले पार्ट में हम आप सभी को बता दिए थे कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का अंतर अपरिमेय होता है, इसीलिए पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में दिया गया है √5 और √5 का भी कोई वर्गमूल ना होने का न परिमेय दिया गया है। अगर आप ऑप्शन सी को देखेंगे तो देख लीजिए 2√3 बटा √3 दिया गया है। अगर √3 से √3 को कटा देंगे तो 2 बचेगा, जिसे हम लोग p बटा क्यू के रूप में लिख भी सकते हैं और क्यू का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 20 को देखिए, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। आपको यहाँ पे परिमेय संख्या बताना होगा। तो देखिए, अगर 49 को देखिएगा तो 49 का वर्गमूल 7 होता है और 64 का वर्गमूल 8 होता है, तो ये तो परिमेय संख्या आ गया है। लेकिन ऑप्शन बी, सी और डी की बात करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं आता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए होगा √49 बटा √64। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 21 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 आपके मैट्रिक के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बोला गया है कि किसी संख्या रेखा पर स्थित प्रत्येक बिंदु निरूपित करता है, यानी कोई भी संख्या रेखा है, इस बिंदु पर कोई भी यदि संख्या है तो वो किस चीज़ को निरूपित करता है, किस चीज़ को प्रदर्शित करता है संख्या रेखा पर स्थित कोई भी बिंदु। तो दोस्तों, ये जो बिंदुएं होती है ये अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा, एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को निरूपित करते हैं। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देख लीजिए। क्वेश्चन 22 आपके मैट्रिक एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। दिया गया 6/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। दशमलव प्रसार ज्ञात करने से पहले आपको ये जानना होगा कि आखिर ये दशमलव प्रसार ज्ञात कैसे किया जाता है। आसान भाषा में जान लीजिए, कोई भी बाटा वाला संख्या अर्थात भिन्न संख्या में एक अंश होते हैं, दूसरा हर होते हैं।
जैसे यहाँ पे हम लोग 6 की बात करेंगे तो 6 यहाँ पे क्या है, तो दोस्तों 6 यहाँ पे अंश है। और 15 की बात करें तो 15 क्या है, तो यहाँ पे 15 हर है। तो एक चीज़ आपको करना होगा, जो भी संख्या में आपको दशमलव प्रसार ज्ञात करना हो तो हर का आपको गुणनखंड करना होगा। यदि हर का गुणनखंड 2n इंटू 5m आता हो तो समझ लीजिए कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत होगा, अन्यथा अशांत हो जाएगा। यानी आसान भाषा में हम लोग बात करते हैं तो कोई भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो यदि उसका गुणनखंड 2 और 5 केवल आता हो तो शांत होगा, 2 5 नहीं आता हो तो अशांत हो जाएगा, 2 5 आता हो इसके अलावे कोई अन्य संख्या भी आ जाता हो तो वैसी स्थिति में इसका दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा, तो अशांत हो जाएगा। लेकिन हम लोग बात करते हैं 6/15 की, तो 6 को अगर छोड़ दीजिएगा तो ये 5 या 15 होते हैं, तो 3 तो इसमें मिल गया है जो कि ये अशांत होना चाहिए। लेकिन अगर आप ऐसे बना रहे हैं तो बिल्कुल गलत कर रहे हैं, क्योंकि ये आपका आसान नहीं बल्कि शांत होने जा रहा है। तो ये कैसे होगा, तो ऐसा कीजिए, ये 6/15 है तो 6 को सेम टू सेम लिख दीजिए। 15 को कैसे लिखिएगा, तो 3 × 15 लिख दीजिएगा और ये 3 दूनी 6 कट जाता है तो ये बचता है 2/5। और नीचे देख लीजिए हर का गुणनखंड 5 आने के कारण दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 23 को देख लीजिए। क्वेश्चन 23 से बोला गया है कि निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ पे आप सभी को अशांत बताना होगा। तो दोस्तों अगर हम ऑप्शन ए से चलते हैं तो 17 को सेम टू सेम लिखना होगा। 18 गुणनखंड करते हैं तो 2 × 6 और 6 × 18। तो यहाँ पे आप देखिएगा तो डबल 3 मिलने के कारण इसका दशमलव प्रसार शांत नहीं बल्कि अशांत होगा। और क्वेश्चन में भी हमसे बोला गया है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अतः हम कह सकते हैं कि ऑप्शन ए का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ऑप्शन बी की बात करते हैं तो 8 गुणनखंड में केवल 2 आता है जिसके कारण ये शांत होगा। यहाँ पे 2000 का भी गुणनखंड करेंगे तो इसमें 5 और 2 आएगा, इसीलिए ये भी हमारा शांत होगा। लेकिन अशांत कौन सा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि सर ऑप्शन ए जो है वह अशांत होगा। उसके बाद में हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो क्वेश्चन 24 को देख लीजिए। बोला जा रहा है कि इनमें से कौन सी संख्या अशांत आवर्ती है, इसका दशमलव संख्या के रूप में दर्शाई जा सकती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन से चलेंगे तो देखिए इस 39/24 दिया गया है, ये 3/16 दिया गया है। तो ये देखिए 3 8 24 ये भी आपका अशांत होगा और यहाँ पे 3/11 भी अशांत होगा। लेकिन बी और डी की बात करते हैं ये आपका शांत होगा। लेकिन साथ अशांत ही नहीं बल्कि बोला गया है कि अशांत आवर्ती होगी, यानी अशांत भी होना चाहिए। और आवर्ती किसको कहते हैं, तो मान लेते हैं 3 में अगर आप 3/11 दिया गया है, 3 में 11 से अगर भाग लगाइएगा तो यह एक ऐसी संख्या आएगा जो बार बार रिपीट होके आएगा और इसका कहीं पे अंत नहीं होगा। आप मोबाइल में भी भाग लगा कर देख लीजिएगा तो बहुत लंबी चौड़ी संख्या आती है, इसका कोई अंत नहीं होता है। तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग कहते हैं कि इसका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल को देखेंगे तो दिया गया 3/2/7 × 5/4 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे 2 भी है और 5 भी है। तो जब 2 और 5 मिल जाए किसी भी संख्या के हर में तो समझ लीजिए कि उसका दशमलव प्रसार क्या होने वाला है, तो शांत होने वाला है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए होगा। उसके बाद में अगला वाले क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं तो 17/2 का स्क्वायर × 3 का क्यूब × 5/4 दिया गया है और इसका हमें से दशमलव प्रसार पूछा जा रहा है। अगर आप इसमें ध्यान से देखेंगे तो 2 और 5 तो मिल गया है जिसके कारण शांत होना चाहिए। इसके अलावे कोई अन्य संख्या 3 का क्यूब मिलने के कारण इसका दशमलव प्रसार अब क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अशांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 26 का बिल्कुल सही जवाब जो होगा वह होगा आपका ऑप्शन बी, यानी अशांत आवर्ती है। उसके बाद में यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 27 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 से बोला जा रहा है कि 17/24 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 17 को सेम टू सेम छोड़ दीजिए। अगर 24 का भागखंड कीजिएगा तो 3 × 6 = 18, या ऐसा कीजिए कि 2 दूनी 4 होता है, 2 दूनी 4 और 4 × 6 = 24 होता है, ऊपर 17 है। तो यहाँ पे 6 मिल गया है। अगर इसे और तोड़िएगा तो कैसे होगा, 2 × 3 = 6 हो जाएगा। तो 2 तो संख्या मिल ही रहा है, लेकिन एक अन्य संख्या 3 मिलने के कारण इसका जो दशमलव प्रसार है वो अशांत हो जाएगा। उसके बाद में बोला गया है 11/25 का दशमलव प्रसार क्या होगा। यहाँ पे क्या किया गया है कि 11 में 25 से भाग लगा दिया गया है और आपको ऑप्शनों का चयन करना होगा।
तो दोस्तों यहाँ पे क्या कीजिएगा, 11 इस प्रकार से लिख दीजिएगा, इसमें आपको 25 से भाग लगाना है। तो 11 से तो यहाँ पे 25 में 11 में तो 25 से भाग लगेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, एक यहाँ पे 0 लिखते हैं और एक यहाँ पे भी 0 बैठा देते हैं। अब यहाँ पे कुछ भी लिखने वाला है, यहाँ पे कोई भी हम लोग चीज़ लिखेंगे, कोई भी संख्या लिखेंगे वो दशमलव के बाद में लिखेंगे। तो यहाँ पे ऐसा करते हैं, 25 चौका 100 कर देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 100। उसके बाद में 110 है, उसमें से 100 घटाएंगे तो जाहिर सी बात है 10 बचेगा, फिर से एक 0 बैठाएंगे तो ये 100 हो जाएगा। फिर 25 का कितना होता है, तो 100 होता है। यानी इसके बाद में इसका जो भागफल है वो कट जाता है, शेषफल 0 आ जाता है। तो ये भागफल जो आया है वो 0.44 आया है। चलिए ऑप्शनों के माध्यम से देखते हैं। तो ऑप्शन सी में 0.44 दिया जा चुका है, अतः क्वेश्चन नंबर 28 का बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन 29 को देख लीजिए, 11/15 का दशमलव प्रसार क्या होगा। 11/15 पूछा गया है ना, तो 15 को कैसे कीजिएगा, तो 5 3 15 होता है। इसमें देख लीजिए 5 तो मिल गया है, लेकिन अन्य संख्या 3 मिलने के कारण इसका दशमलव प्रसार जो है वो आसान तो हो जाएगा, यानी ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 30 को देख लीजिए। क्वेश्चन 30 में बोला गया है कि परिमेय संख्या 2 का क्यू गुने बटा में दिया गया 2 का क्यू गुने 5 का स्क्वायर का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो 2 का क्यू दिया गया है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी आप 8 कर सकते हैं। फिर 2 का क्यू दिया गया है, या आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 का क्यू और गुने 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा तो अन्य संख्या 2 और 5 के अलावा कोई अन्य संख्या ना होने के कारण इसका दशमलव प्रसार जो है वो शांत हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 31 में बोला जा रहा है कि √2 एक है। आप सभी को हम पिछले वाले पार्ट के माध्यम से बता दिए थे कि वैसी संख्या जो रूट के अंदर हो और उसका वर्गमूल ना होता हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग अपरिमेय संख्या कहते हैं। यानी √2 के बारे में बात करते हैं, तो √2 का अगर आप वर्गमूल निकाल दीजिएगा तो 1.414 आएगा, जो कि कौन सी संख्या है, तो अपरिमेय संख्या है। यानी आपका ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 से बोला जा रहा है कि √3 एक कौन सी संख्या है। तो देख लीजिए √3 का भी वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। अब √4 के बारे में बात करते हैं, तो √4 को कैसे करते हैं, तो 2 दूनी 4 करते हैं और डबल 2 का 1 2 रूट से बाहर निकल जाता है, जो कि हमारा परिमेय संख्या प्राप्त होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, परिमेय संख्या। उसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में बात करते हैं, तो दिया गया है √5 कौन सी संख्या है। आप सभी को भी मालूम होगा कि √5 का भी कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे √8 दिया गया है, देख लीजिए √8 को गुणनखंड कीजिएगा तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। डबल 2 का 1 2 निकल जाएगा, फिर भी आपका 1 √2 अंदर बच जाएगा। और आप सभी को बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36 को देख लीजिए, तो बोला गया है कि 22/7 कौन सी संख्या है। दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, पाई का जो मान होता है वो 22/7 होता है। तो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा पाई कौन सी संख्या है, तो वैसी स्थिति में पाई अपरिमेय संख्या हो जाएगा। लेकिन पूछा जाएगा 22/7 कौन सी संख्या है, तो 22/7 के बारे में बात करते हैं, तो 22/7 को हम लोग P/Q के रूप में लिख भी सकते हैं, और Q का मान 0 के मान के बराबर नहीं है, इसीलिए 22/7 परिमेय संख्या होगा, लेकिन पाई अपरिमेय संख्या होगा। उसके बाद में 37 में बोला जा रहा है कि √15/3 का 3 जो है वो कौन सी संख्या होगा। अगर आप इसे कटा भी सकते हैं 3 5 15, तो फिर भी आपका √5 की प्राप्ति होगी, और √5 का कोई वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में क्वेश्चन 38 को देख लीजिए कि √3/√12 कौन सी संख्या है। यहाँ पे अगर आप √3 के बारे में बात करते हैं तो इसका वर्गमूल नहीं होता है, √12 का भी वर्गमूल नहीं होता है, लेकिन आप इसे ऐसे बना सकते हैं, √3 को छोड़ दीजिए और 12 को कर दीजिए 2 3 6 और 6 दूनी 12 कर सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा कि √3 को √3 और डबल 2 का 1 2 रूट से निकल जाएगा, और एक √3 बच जाएगा, और √3 से √3 एक मरतबे कट जाएगा, और ये 1/2 संख्या की प्राप्ति होगी, जो कि आपका परिमेय संख्या होगा। यानी क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में
अगला सवाल है 4√2 एक कौन सी संख्या है। तो देख लीजिए 4 आपका परिमेय संख्या है, √2 आपका परिमेय संख्या है। तो आप सभी को बताया जाता है कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या का गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। इसीलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 40 के बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 40 में पूछा जा रहा है कि 1.62 कौन सी संख्या होगा। तो यहाँ पे पिछले वाले पार्ट में हम एक चीज़ आप सभी को क्लियर कर दिए थे, कोई ऐसी संख्या जो दशमलव में दी गई हो और कुछ हद के बाद वो संख्या समाप्त हो गई हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो परिमेय संख्या कहते हैं। और कोई ऐसी संख्या जो दशमलव में दी गई हो, उसका अंत ना हो, वो अनंत तक जाती हो, तो वैसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या कहते हैं, तो अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे बहरहाल यहाँ पे बात करते हैं 1.62 की, तो ये कुछ हद के बाद ख़त्म हो गई है, इसीलिए हम इसे परिमेय संख्या के नाम से जानेंगे। तो आज के इस पार्ट में हम आप सभी को बता दिए हैं क्वेश्चन नंबर 20 से लेकर क्वेश्चन नंबर 40 तक का ऐसे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि पिछले मैट्रिक एग्जाम में बहुत बार पूछते जा रहे थे और आपकी मैट्रिक एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हम जल्द लाएंगे अगला पार्ट, जिसमें हम आप सभी को बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 से लेकर, हालांकि इस पीडीएफ में पूरे 100 तक के क्वेश्चन अपडेट किया जा गया है, जो कि आपके मैट्रिक के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। सभी पार्ट को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि ऐसे ही हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके और आप हमारे द्वारा बनाए गए सभी वीडियो को बारी बारी से देख सकें। तो है दोस्तों, मैं मुकम्मल अंसारी जल्द मिलूंगा अगले वीडियो में नए भी वही क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए वीडियो के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।